हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां जो क्लास 10 के एग्ज़ाम में पास हुए हैं, और जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में हैं उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएं हैं फ्यूचर के लिए कि वो अपनी कंपार्टमेंट को क्लियर करें और आगे बढ़ सकें। चलिए आते हैं इस वीडियो पर। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लास 11 प्रोस्पेक्टस 2020-21, यानी कि इसमें इस वीडियो में क्या डिस्कस किया जाएगा। क्लास 11 के लिए जो प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया है 2020-2021 सेशन के लिए, उसके बारे में ये पूरी वीडियो है। कभी भी आप कहीं भी एडमिशन लेने जाएं तो उस स्कूल या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस एक बार जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी क्लास 11 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको एक बार प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना चाहिए। अब प्रोस्पेक्टस बहुत ही लेंदी होते हैं, 30 पेज के, 40 पेज के, यहाँ तक कि कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस 200-200 पेज के होते हैं। तो स्टूडेंट्स का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता इन सभी प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के लिए, और काफ़ी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं या फिर काफ़ी चीज़ों को वो समझ भी नहीं पाते, जिससे क्या होता है कि जब वो एडमिशन लेने जाते हैं तब उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या गलत स्कूल मिल जाता है, या फिर स्ट्रीम में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और आप क्या कर सकें, सही स्कूल सही स्ट्रीम को चुन सके और किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आपको फेस ना करनी पड़े। देखिए, प्रोस्पेक्टस काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो मैं पूरे प्रोस्पेक्टस की 2 वीडियोस बनाऊंगा। ये वीडियो नंबर 1 है, और वीडियो नंबर 2 का लिंक आपको वीडियो नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज पर क्या दिया गया है, जस्ट प्रोस्पेक्टस लिखा था ये। तो इसमें देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आई होप फ्यूचर में आप सभी की फोटो लगी हो इस पे। सबसे पहले कंटेंट्स दिया गया है। कंटेंट्स में सिंपल कुछ नहीं है, बस क्या क्या प्रोस्पेक्टस में ये सब बताया गया है। तो पेज नंबर 3 पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स चंडीगढ़, तो लिस्ट दे रखी है। पेज नंबर 5 पे स्कीम ऑफ स्टडीज, यानी कि एकेडमिक्स के बारे में है। तो ये कंटेंट्स है, इसको हमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। ये आपके लिए तब काम आएगा जब आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज को समझना होगा। तो आप जैसे मान लीजिए आपको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबर 13 पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कंटेंट्स वाला पेज है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको सारे के सारे स्कूल्स मिल जाएंगे, ये देखिए, और स्कूल्स के कोड भी है। तो आपने जब भी फॉर्म फिल करना है तो कोड बहुत ही सोच समझ कर भरना है। तो कोड 101 गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8, और ये कैसा है, कोएड है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जिस भी स्कूल में आप अपनी चॉइस भर रहे हैं वो कोएड है, गर्ल्स का है, बॉयज का है, कैसी है। तो वो सारा आपने ध्यान रखते हुए भरना है। कोएड का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि इसमें दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एडमिशंस अलाउड हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। इसमें सारी की सारी लिस्ट है, आप सारे स्कूल्स की लिस्ट यहां से आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अभी तक हमारे लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं आई है, देखते हैं आगे हमें क्या कहा गया है, कैसे हमें फॉर्म को फिल करना है। सारी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ये सब चीजें पता होना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो 1 और 2 लैंग्वेजेस। पहले तो लैंग्वेजेस की बात की गई है, यानी कि जब आप सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। तो लैंग्वेज के हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच। और इसमें स्पेशली कहा गया है कि आउट ऑफ 2 लैंग्वेजेस वन शैल बी इंग्लिश और हिंदी। आप अगर 2 लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसमें से एक क्या होगी, इंग्लिश या फिर हिंदी। इंग्लिश तो आप सबको पता होगा कंपलसरी ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इंग्लिश कंपलसरी मान लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच, तो इन दोनों में से एक
या तो इंग्लिश होगी या फिर हिंदी होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि +1 और +2 में इंग्लिश तो आपको लेनी ही पड़ेगी, कंपलसरी एक तरह से ये। उसके बाद कहा गया है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो कोर या इलेक्टिव लेवल पे हैं। लैंग्वेज देखिए दो तरह की होती है, एक तो कोर और एक इलेक्टिव लेवल की, यानी कि अलग अलग लेवल हैं उसी लैंग्वेज के। जैसे आपने मैथ्स में देखा ना स्टैंडर्ड और बेसिक, वैसे ही द सेम लैंग्वेज हाउएवर कैनॉट बी ऑफर्ड बोथ एट द कोर लेवल एंड इलेक्टिव लेवल। कहने का मतलब ये है अगर एक स्टूडेंट है वो इंग्लिश चूज करता है तो वो इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव दोनों को एक साथ चूज नहीं कर सकता। उसके बाद ये कहा गया आपने लैंग्वेज चूज कर ली, जब भी आपको फॉर्म भरना है इंग्लिश, इंग्लिश के साथ अगर आप चाहें तो दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको दो लैंग्वेज चूज करनी है, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी ही करनी है। और अगर आप दो चूज करते हैं तो उसमें से एक इंग्लिश या हिंदी होगी, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 1 में देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कैसे करने हैं, तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन तीन में से इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। तो ऊपर लैंग्वेज में से कोई एक, आप चाहें तो 2 लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इनमें से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो आपके कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहां स्पेशली कहा गया है कि जो वर्क एक्सपीरियंस है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंडर ही आता है। तो इस तरह से आपने 5 सब्जेक्ट चूज कर लिए। आगे बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट की, यानी कि 5 के बाद अगर आप 6th कोई भी सब्जेक्ट एडिशनल रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो वो आप क्या रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। या तो आप लैंग्वेज रख सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर चॉइसेस दे रखी थी, पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज। या फिर आप कोई भी इलेक्टिव लेवल वाला सब्जेक्ट, इलेक्टिव यानी कि ये ग्रीन वाले में से कोई भी एडिशनल रख सकते हैं। अब नीचे स्पेशली नोट में कहा गया है कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल में, आपको वो सब्जेक्ट तभी दिए जाएंगे जब उस सब्जेक्ट में अवेलेबल होंगे वो सब्जेक्ट्स। कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स आप चूज करते हैं वो पर्टिकुलर किसी स्कूल में अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए वो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस आपको, जैसे मान लीजिए आपने चूज किया है यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज। अब मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में वो फ्रेंच लैंग्वेज है ही नहीं, तो आपको फिर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं स्किल कोर्सेज की। स्किल कोर्सेज यानी कि जो जैसे वोकेशनल टाइप के कोर्सेज, जैसे आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया देखिए रिटेल, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ये सारे स्किल कोर्सेज हैं। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले लैंग्वेज वाली बात की गई है। तो 1 और 2 सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 लैंग्वेजेस आउट ऑफ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है। 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, सॉरी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच, इनमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया कि इन 2 में से एक इंग्लिश या हिंदी होना जरूरी है, बट मैं जैसे बता रहा हूं कि इंग्लिश तो कंपलसरी है। द लैंग्वेजेस में बी ऑफर्ड एट कोर और इलेक्टिव लेवल, फिर से वही बात की गई है कि लैंग्वेज कोर लेवल और इलेक्टिव लेवल दोनों पे होगी। और लैंग्वेज अगर आपने किसी एक लैंग्वेज को चूज कर लिया, मान लीजिए हिंदी को चूज कर लिया है, तो आप हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों को चूज नहीं कर सकते, या तो हिंदी कोर या फिर हिंदी इलेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्ट 3 to 5, यानी कि आपने अगर 2 लैंग्वेज चूज कर ली है तो सब्जेक्ट नंबर 3, 4 और 5 वो कौन सा होगा, वो होगा 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम द एकेडमिक इलेक्टिव्स एंड 1 स्किल सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि 3rd, 4th, 5th सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है वो कहाँ से आप चूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको देखिए चॉइसेस दी हैं। चॉइसेस क्या है कि 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कहाँ से, ये ग्रीन वाले बॉक्स से।
ठीक है, और एक स्किल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद सॉरी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम एकेडमिक इलेक्टिव्स एंड 1 स्किल सब्जेक्ट। ये स्किल सब्जेक्ट की लिस्ट है जो आप ग्रीन में देख पा रहे होंगे। एकेडमिक इलेक्टिव्स ऊपर था, आपने देखा होगा ना, ऊपर वाले जो ये वाला जो ग्रीन था ये रहा। तो स्किल वाले केस में आप 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और एक स्किल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और चॉइस है। सेकंड चॉइस ये कहती है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट एकेडमिक इलेक्टिव से और 2 स्किल सब्जेक्ट्स। यानी कि स्किल सब्जेक्ट्स ये जैसा कि आप इस ग्रीन बॉक्स में देख पा रहे होंगे, यहां से कोई 2 सब्जेक्ट और एक ऊपर से, ऊपर वाले बॉक्स से। या फिर एक आपके पास एक और चॉइस है कि आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि 3rd सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट और 5th सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल फाउंडेशन कोर्स चुन सकते हैं या फिर इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लैंग्वेज चूज करते हैं तो एक ही लैंग्वेज में आपको कोर और इलेक्टिव दोनों नहीं मिलेगा। तो जो भी आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज करेंगे वो या तो लैंग्वेज हो सकता है या फिर कोई दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें भी स्पेशली कहा गया है कि जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपने चूज किया है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, देखिए कि आपने मान लीजिए यहां से चुन लिया है इंग्लिश, यहां से कोई 3 सब्जेक्ट चुन लिए और यहां से एक फिजिकल एजुकेशन चुन लिया, और यहां से 3 आपने क्या चुना, योगा चुना, फूड प्रोडक्शन चुना और डिजाइन चुना। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बना, आपका कॉम्बिनेशन बना इंग्लिश, फूड प्रोडक्शन, योगा मान लेते हैं दूसरे, उसके बाद आपने बैंकिंग चुना और फिजिकल एजुकेशन चुना। तो ये पांचों सब्जेक्ट अगर, या जो आपने ऑप्शनल चुना, तो ये अगर सब्जेक्ट्स किसी भी स्कूल में अवेलेबल होंगे तभी आपको ये मिलेंगे, अदरवाइज आपको मिल ही नहीं सकते। आप खुद ही सोच सकते हैं कैसे। अब आते हैं मेन बात पे कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। इसको लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता। देखिए, पहले ये कहा गया है कि अगर मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया, यानी कि 10th क्लास पास कर लिया है सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। अब ओपन बोर्ड वाले बच्चे सोचते हैं उनको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको भी मिलेगी अगर उन्होंने 10th क्लास पास कर ली है। मिलेगी का मतलब ये नहीं कि 100% मिलेगी ही मिलेगी। अगर उनका नंबर आता है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई द्वारा पास डिक्लेयर किया गया है तो वही एलिजिबल है, उसी को ही एडमिशन दी जाएगी। उसके बाद कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट की क्लास 10 में कंपार्टमेंट है तो उसको भी एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन जब वो अपने कंपार्टमेंट का एग्जाम देगा, पहला चांस जो मिलता है कंपार्टमेंट का, उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, और अगर वो पास हो जाता है तो वो +1 में आगे अपना जो कोर्स है वो जारी रख सकता है। अब प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, देखिए प्रोसीजर भी बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाएगा, जो ऑनलाइन वेबसाइट है डिपार्टमेंट की उसी पर ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। उसके बाद कहा गया है वेबसाइट में बता दूं क्या है, www.chdeducation.gov.in, या फिर एक और वेबसाइट दे रखी है nielt.gov.in/chandigarh। तो ये वेबसाइट से अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए भी सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं। और ये भी कहा गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन होगा। और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, 130 रुपए लगेगी। और वो कैसे पे करनी है आपको, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। और एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, देयर इज ओनली वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑल स्ट्रीम्स। यानी कि आपको कोई भी स्ट्रीम लेनी है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्किल कोर्सेज, कोई भी कोर्स लेना है तो उसके लिए एक ही फॉर्म है। ये नहीं है कि साइंस वाले अलग तरह का फॉर्म भरेंगे, ह्यूमैनिटीज वाले अलग तरह का फॉर्म भरेंगे।
और ये भी ध्यान रखना है कि एक कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरना है। अगर 2 फॉर्म भर दोगे तो आपको बहुत मुसीबत आ जाएगी, हो सकता है कि आपको कहीं भी सीट ना दी जाए। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट्स जो है अपना सारा का सारा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर उन्हें कोई डिफिकल्टी आती है तो वो गाइडेंस ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? नीचे स्पेशली हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। कितने स्कूलों में? 20 स्कूलों में। यानी कि आप उन स्कूलों में जाकर किसी भी तरह के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सोल्व करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको स्कूल्स में विजिट करने से पहले आपको टाइम स्लॉट देना पड़ेगा फ़ोन पे, यानी कि उनसे फ़ोन पर बात करनी होगी। वो आपको बताएंगे कि आपको कब आना है, तो आपको तभी जाना है। ये नहीं कि जब मर्जी आप चले जाएं। तो टाइम स्लॉट वाला इसलिए रखा गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग जो है स्कूलों में जाकर भीड़ ना करें। मेरी सुझाव यही रहेगी कि आप जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और सीधा उनसे सारा का सारा डिटेल ले लीजिए। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो ही आप स्कूल्स में विजिट कीजिए। तो इसके अलावा देखिए, बताया गया कि स्टाफ ऑन ड्यूटी जो हैं वो गाइड करेंगे एडमिशन फॉर्म भरने में और सबमिशन ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स में। जो स्कैंड करके डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, जो सबमिट करने हैं, उनमें भी हेल्प की जाएगी। हेल्प डेस्क जो है वो कब से कब तक काम करेंगे? देखिए, ये प्रोस्पेक्टस में एक कमी निकाल दी गई है, फंक्शन के स्पेलिंग गलत है। तो ये 9 बजे से लेके 1 बजे तक सारे वर्किंग डेज, यानी कि मंडे से सैटरडे। तो ये आपका था प्रोसीजर। ये रहे देखिए हेल्पलाइन नंबर्स। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स आप जो है इन पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहा गया है कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कैंडिडेट जो है NIELIT सेंटर सेक्टर 30 चंडीगढ़ वहां भी जा सकता है 10 बजे से लेके 5 बजे तक। यानी कि आपको पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। लेकिन यही है कि उनको पहले सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान रखना है, इसलिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको। अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी आपको? इस नंबर पे कॉल करके। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, उसके बाद जब आप बेसिक डिटेल्स भर देंगे, अ यूनिक आईडी एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड। तो आपको एक यूजर नेम या फिर आईडी कह सकते हैं। जैसे आप फेसबुक तो चलाते ही होंगे, चलाते हैं ना सारे, तो फेसबुक में आपका एक यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। ऐसे ही आपको जब फॉर्म भर देंगे तो आपको एक यूजर नेम या यूनिक आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा। ये पासवर्ड बहुत ही संभाल के और आईडी संभाल के रखनी है। काफी बच्चे मैंने देखे हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपना पासवर्ड ही भूल जाते हैं या फिर अपनी आईडी भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट को दोबारा लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करना है? अपनी आईडी से और पासवर्ड से, ठीक है। अब अगर कहा गया है कि स्टूडेंट ने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लिया है CBSE के अलावा किसी और बोर्ड से, जैसे कि ओपन बोर्ड का स्टूडेंट है, तो उसको क्या करना है? एक स्कैन्ड कॉपी स्कैन करके और उसकी जो मार्कशीट है दूसरे किसी बोर्ड की, मान लो आपने ओपन बोर्ड से पास किया है तो आपको जो भी ओपन बोर्ड से आपने पास किया उसकी जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके वो अटैच करनी है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जिस भी स्टूडेंट ने कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर किया है या फिर कोई भी 10th क्लास का एग्जाम क्लियर किया है 2020, तो जिसने भी कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर किया है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो CBSE 10th पास कर चुका है लेकिन इस साल नहीं, इससे पहले किसी और साल में 2019 में 2018 में, तो उसको भी अपनी जो है स्कैन्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट रिजर्व्ड कैटेगरी का है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? अपने स्कैन्ड सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर, जैसे स्पोर्ट्स, SC, फिजिकली चैलेंज या किसी भी तरह का आपको अगर कोटा दिया जाता है तो आपको वो सर्टिफिकेट उसको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगाना है। और बात ध्यान रखनी है कि आपको बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप स्कैन्ड कॉपी लगाते हैं, अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद क्या करना है? 130 रुपए का आपने फीस भी भर दी है तो कैंडिडेट को प्रिंट आउट निकालना है जो उसने फॉर्म सबमिट कर लिया है।
द प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज टू बी रिटेन्ड बाय द कैंडिडेट फॉर इट्स सबमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द स्कूल। इसका मतलब ये है, जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे उस प्रिंट आउट को आपने संभाल के रखना है, और उस प्रिंट आउट को जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे, यानी कि जब आपको सीट अलॉट कर दी जाती है ना, यानी कि आपको ऑनलाइन शो हो गया कि आपको सेक्टर 40 में मान लीजिए कोई सीट मिल गई है, फिर आपको वहां स्कूल में जाके रिपोर्ट करना होता है, तब आपको ये जो प्रिंट आउट निकाला है आपने, वो प्रिंट आउट लेकर जाना है। अब ये स्पेशली कहा गया है कि अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी रिजर्व कैटेगरी, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर आपने अपने सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाए हैं तो अगर हो सकता है तो बनवा लीजिए। उसके बाद देखिए मेरिट, मेरिट कैसे बनाई जाएगी। तो मेरिट जो है, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जनरल साइंस एंड लैंग्वेज 2, इसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर मान लेते हैं किसी कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा लैंग्वेज ले रखी है 10th क्लास में, जैसे एग्जाम्पल आपने इंग्लिश और पंजाबी ले रखी है, इंग्लिश और हिंदी ले रखी है, इस तरह से, तो द लैंग्वेज इन विच कैंडिडेट हैज़ सिक्योर्ड हायर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड इन लिeu ऑफ लैंग्वेज 2। तो कहने का मतलब ये है, इंग्लिश तो कंपलसरी थी 10th में, और लैंग्वेज 2 की जगह आपने क्या ले रखा है, हिंदी, पंजाबी कोई भी ले रखा है। तो कहा यह गया है कि, तो ये कहा जा रहा है आपने अगर 2 लैंग्वेज ले रखी है, इंग्लिश तो है ही ये कंपलसरी, इसके अलावा अगर आपने हिंदी कंसीडर कर रखी है, तो कंसीडर किसको किया जाएगा, जिसमें भी ज्यादा मार्क्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में लैंग्वेज 2 थी नहीं, वहां पे उसकी जगह पे आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रखा था, म्यूजिक वगैरह ऐसा कुछ, तो उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। अगर ओपन बोर्ड वाले हैं तो उनके मार्क्स जो हैं 5 सब्जेक्ट्स में, जैसे मान लीजिए आप ओपन बोर्ड से पास हुए हैं और आपने 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया था, आप 5 सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, तो उन 5 सब्जेक्ट्स में ही आपको मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, उन्हीं 5 सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात यह आती है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम टोटल हो जाते हैं, मान लीजिए आपके भी 400 नंबर है और किसी और स्टूडेंट के भी 400 नंबर हैं, तो क्या किया जाएगा, किसको सीट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, मेरिट लिस्ट में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट टाई। अब बात यह आती है कि अगर का मतलब ये देखिए कि अगर आपके और किसी और स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो जाते हैं, सेम तो होंगे यार क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स लेंगे, और आपके और किसी और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स सेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, देखिए ये लिस्ट देखिए। अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है, और साइंस स्ट्रीम का मतलब आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया है, आपके भी 400 नंबर है, दूसरे बच्चे के भी 400 नंबर हैं, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, मैथ्स और साइंस के मार्क्स। तो जिसके मैथ्स और साइंस के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, यानी कि उसको चांसेस ज़्यादा होंगे सीट मिलने के। लेकिन अगर मैथ्स और साइंस में भी आपके और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स सेम है, तो किस में मार्क्स देखे जाएंगे, इंग्लिश में। ऐसे ही कॉमर्स में मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर वो भी सेम आते हैं तो इंग्लिश में देखे जाएंगे। ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश और सोशल साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे, अगर वहां आपके और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो फिर लैंग्वेज 2 के मार्क्स देखे जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मेरिट लिस्ट बनेगी, और अगर टाई होता है तो आपको किस तरह से सीट को अलॉट किया जाएगा। और इसके बाद आपने जब भी फॉर्म भरना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको सीट किस तरह से अलॉट की जाती है। सबसे पहले कॉमन मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन के हिसाब से, इसका मतलब यह है जिसको ऊपर नंबर आया है उसको सबसे पहले सीट दी जाएगी। दूसरा, जब आपको सीट दी जाएगी ना, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ स्कूल, यानी कि अगर आपने पहले नंबर पे जिस स्कूल में भरा है, सबसे पहले आपको उसमें एडमिशन देने की कोशिश की जाएगी।
फिर अगर वहां आप सीट नहीं मिलती है तो आपको जो दूसरे नंबर पे भरा है फिर वहां दी जाएगी, और फिर तीसरे में। कहने का मतलब ये है, आपको स्कूल को जो ऑर्डर है ना वो बहुत ही सोच समझ के लगाना है। कहने का मतलब ये है, जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं उसको सबसे पहले नंबर की चॉइस पे लगाइए, उसके बाद सेकंड नंबर में आप जिस स्कूल पे जाना चाहते हैं उसको सेकंड नंबर पे रखिए, और जिस स्कूल में आप नहीं जाना चाहते या जिसमें आपका पसंद नहीं है तो उसको सबसे लास्ट नंबर में। ऐसा ना हो कि आप जिस स्कूल में नहीं जाना चाहते उसको आप अगर पहले नंबर पे लगा देंगे तो स्कूल वाले क्या करते हैं, ऊपर से देखना शुरू करते हैं। तो आपको, अगर आपने क्या किया है, उस स्कूल को पहले नंबर पे लगा रखा है जिसमें आप नहीं जाना चाहते, तो आपको जब सीट अलॉट की जाएगी सबसे पहले आपको उसी स्कूल जो नंबर 1 पे भरा है वहां सीट अलॉट की जाएगी। अगर वहां आप फिट हो गए, आपको सीट मिल गई, तो सेकंड वाला देखा ही नहीं जाएगा, यानी कि नीचे वाले देखेंगे ही नहीं। इसीलिए आपको जब भी स्कूल का ऑर्डर भरना है तो सोच समझ कर भरना है। सबसे पहले नंबर पे वो स्कूल जिसमें आप जाना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे वो जिसमें आपको लगता है कि अगर पहले वाले में ना मिले कम से कम सेकंड वाला भी ठीक ही है। इस ऑर्डर में भरना है। लिस्ट इंडिकेटिंग द अलॉटमेंट ऑफ स्कूल एंड स्ट्रीम विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, यानी कि अलॉटमेंट ऑफ स्कूल और स्ट्रीम जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको कौन से स्कूल में कौन सी स्ट्रीम मिली है, वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी का जो प्रोसीजर है वो है आपको सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना है, इसीलिए उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी तक क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। तो जब आप फॉर्म वगैरह भर लेंगे आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाएगी, उसके बाद सारी की सारी डिस्कशन हम करेंगे।